ये कह रहा था कि कायदे से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होनी चाहिए फ्लोरीन की, लेकिन फ्लोरीन में एक्सेप्शन आ जाता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की मैक्सिमम होती है। तो सबके समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करिए। Which is the correct order of electron affinity? A option CLF IBr, सी ऑप्शन है बेरिलियम बोरॉन कार्बन, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। चलिए बताइए। सी, एक का जवाब आया सी, दूसरे का भी सी। यस, वेरी गुड, सी। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है हेलोजन फैमिली में भी एक्सेप्शन आता है, और यस सभी का जवाब सही, और ऑक्सीजन फैमिली में भी एक्सेप्शन आता है। ये दोनों एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने हैं। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम होती है। तो एक और क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि इससे ध्यान रहे। Which has maximum electron affinity in group 16? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? यस, सल्फर। ठीक है, देखो ऋषि तिवारी टेलरियम बता रहे हैं। अभी तो बताया था यार, ऑक्सीजन पीछे चला आता है तो सल्फर होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनाना है एमंग फॉलोइंग: सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। चलिए बनाइए। इन चारों में करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, यानी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। ClFSO, सब लोग करें। जल्दी करें सब लोग।
तो मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होगी, यस। फिर उसके बाद फ्लोरीन की, क्योंकि हैलोजेंस है ना, ग्रुप 17। ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 16 से पक्का ज्यादा होगी। तो ग्रुप 17 आगे और ग्रुप 16 पीछे। अब ग्रुप 16 में 17 में ये दोनों है, तो इनके बारे में पता है, Cl ज्यादा F कम। अब चलो ग्रुप 16 को देख लो, एक्सेप्शन की वजह से सल्फर ज्यादा और ऑक्सीजन कम। तो अगर सही अप्रोच लगाओगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले हमने ग्रुप वाइज ऑर्डर बना लिया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, तो ग्रुप 17 ज्यादा, ग्रुप 16 कम। फिर इंडिविजुअल ग्रुप पे कंपेयर कर लिया, तो एकदम सही ClFsO ये ऑर्डर आ गया। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, जैसे मान लीजिए दो एटम है और उन्होंने आपस में बॉन्ड बना रखा है। हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो केमिकल बॉन्डिंग होगा, लेकिन थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, जिसमें मैंने ये बताया था कि, मैंने नहीं बताया था, आपने पढ़ा होगा कि जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो जैसे हमारे दो एटम हैं और वो शेयरिंग से बॉन्ड बना रहे हैं, और ये है हमारा बॉन्ड पेयर। तो इस बॉन्ड पेयर को ये न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी बॉन्डेड एटम की बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी का नाम है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मत कंफ्यूज होना, बहुत डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एटम आइसोलेटेड होता है, यानी किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होता, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बॉन्डेड एटम के लिए है। दूसरा डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है वो कोई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो कोई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो कहीं दूर से आ रहा होता है, आजाद होता है एकदम। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट में जिस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की बात हो रही है वो बॉन्डेड है, वो शेयर्ड है दो एटम के बीच में। तीसरा और बहुत बड़ा डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो एक एनर्जी है जिसकी यूनिट होती है जूल, किलो जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये जस्ट एक टेंडेंसी है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट होती है। तो सब लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिख लें। इट इज द, लिखिए डेफिनेशन, टेंडेंसी of an atom to attract a pair of bonding electrons जिन्हें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, टूवर्ड्स itself. It is unitless. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है।
तो नोट कर लीजिए सब लोग डेफिनेशन। एक साइंटिस्ट थे मुलिकन, उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला दिया था आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। इसे कहते हैं मुलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए, हालांकि इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है, बस ध्यान रखिएगा मुलिकन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होता है, मीन होता है। बस मुलिकन ने बताया था यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई आयनाइजेशन एनर्जी भी एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एनर्जी है, तो किलो जूल में मत रखना। यहां पे जो वैल्यू रखी जाएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखी जाएगी। जैसे मान लो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी जूल में अगर आपको पता है तो उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, यहां रख दीजिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दीजिए, और फिर एवरेज निकाल लीजिए, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज दे रहा हूं, आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा। आगे जो चैप्टर चालू होगा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें उसका यूज है। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.1 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, Cl की 3.0 होती है, नाइट्रोजन की 3.1 होती है, यानी नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, और कार्बन की 2.5 होती है, एल्युमिनियम की 1.6 होती है, नोट कर ले, सल्फर की 2.6 होती है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं। अब आप सोच रहे हो कि इतनी सारी वैल्यूज कैसे याद करें, तो मैं चलो मेन बता देता हूं। आप H की याद कर लो, F की याद कर लो, O की याद कर लो, और Cl की याद कर लो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, H, Cl, F और O। आगे केमिकल बॉन्डिंग में इन्हीं चारों का ज्यादा यूज होगा। और वैसे एग्जाम में बेटा कभी ये नहीं पूछा जाएगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है। एग्जाम में बस यही आएगा कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताने के लिए हमें वही पीरियाडिक रूल्स, पीरियाडिक ट्रेंड समझने पड़ेंगे। यानी ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो बेटा दो फैक्टर्स होते हैं जिन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, तो चलिए उनको समझते हैं। पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। तो सब लोग बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा?
बताएं, यस या नो में जवाब दें। ठीक है, एक का जवाब आ गया यस। भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो रूट कॉज है वो है न्यूक्लियस का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स। तो यार न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा आएगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर से वही बात आई कि लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट साइड across the period electronegativity increases. For example, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। सिमिलरली सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस, फास्फोरस से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा क्लोरीन। और यहां पे बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की मैक्सिमम थी पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि यहां पे कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बच्चों? क्योंकि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट अपनी ओर खींचा जा रहा है। ऐसा नहीं किया जा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आके सेट हो जा रहा है और एनायन बन जा रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने कोई बॉन्ड लिया HCl, इधर देखिए H और Cl के बीच बॉन्ड बना है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1। Cl की कितनी है? 3.0। यानी Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ये ज्यादा खींचेगा और हाइड्रोजन कम खींचेगा। तो नेट में क्या होगा? नेट में ये बॉन्ड पेयर थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर Cl अपनी ओर खींच रहा है तो H भी तो अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन नेट में क्योंकि Cl का फोर्स ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, तो थोड़ा सा Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में ना होके थोड़ा सा Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे Cl पे पार्शियल नेगेटिव और H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में इसी को कहते हैं पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड। पोलैरिटी का मतलब है चार्ज प्रोड्यूस हो जाना किसी कोवेलेंट बॉन्ड में, तो वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही होता है। तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बॉन्ड पेयर को बस अपनी ओर खींचा जाता है, ना कि आउटर मोस्ट शेल में एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस वजह से जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वाला फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमको देखने को मिल रहा था, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ना होके F की होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आप अभी देखने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आप सेकेंड रूल भी लिख लीजिए, वही एटॉमिक रेडियस वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर ऑफ शेल्स या एटॉमिक रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यानी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस क्योंकि भाई नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगी तो न्यूक्लियस और बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा।
इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर ऑफ शेल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम ग्रुप 17 का एग्जांपल लें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप विदाउट एनी एक्सेप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ऐसे ही ग्रुप 16 में without any exception electronegativity decreases। तो बच्चों क्लियर हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यस सर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखिए मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, कैटायन बनाने की। और नॉन मेटल उसे कहते हैं जिसके अंदर टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पसंद करता है। अब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हाई होगी हम कहेंगे उसे मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हाई होगी हम उसे कहेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर, उसके अंदर उतना ज्यादा है। अब ये डिसाइड कैसे किया जाए, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब ये डिसाइड कैसे किया जाए, तो चलिए पीरियाडिक टेबल को गौर से देखिए। पीरियाडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो लेफ्ट में आपको मेटल्स मिल रही होंगी, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर डी ब्लॉक आ जाता है ट्रांजिशन मेटल, फिर उसके बाद जैसे ही पी ब्लॉक आता है तो नॉन मेटल आना चालू हो जाती है। जैसे कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। तो अगर हम ध्यान से देखें पीरियाडिक टेबल को तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर, शॉर्ट में लिखते हैं NMC, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, और मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये एक जनरल रूल बनाया गया है। कि भाई नॉन मेटल उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन वो करता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। और इलेक्ट्रॉन लूज करना कौन पसंद करेगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना पसंद करेगा, यानी वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो समझ में आया बच्चों?
जैसे अगर हम लोग सेकेंड पीरियड की बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ऑर्डर है नॉन मेटालिक कैरेक्टर का। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, अगर हम लिथियम और बेरिलियम की बात करें तो ये प्योर मेटल्स होते हैं, जबकि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। These are metals and these are non-metals. और इन नॉन मेटल्स में सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फ्लोरीन का है और सबसे कम बोरॉन का है, और ये दोनों मेटल्स है। समझ आया बच्चों? कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। इसको आप ऊपर लिख भी सकते हैं रूल बना के, पीरियाडिक प्रॉपर्टी है ना, तो पीरियाडिक ट्रेंड लिख सकते हैं लेफ्ट टू राइट across the period नोट्स बहुत अच्छे बना रहे हैं। non-metallic character increases and metallic character decreases। और डाउन द ग्रुप क्या होगा बच्चों? डाउन द ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस and metallic character increases। जैसे अगर हम ग्रुप 14 को देखें, ग्रुप 14 को देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है बच्चों? तो क्या ऑर्डर होगा मेटालिक कैरेक्टर का? क्या लिखा है? डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और जब प्रैक्टिकल किया गया तो वहां पे भी यही बात देखने को मिली। टिन और लेड प्योर मेटल्स होती हैं और कार्बन प्योर नॉन मेटल होता है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम बीच में आते हैं। ये थोड़े अजीब से एलिमेंट है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मैच करती है तो कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मैच करती है। जैसे इनके अंदर थोड़ी सी कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसीलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज सेमीकंडक्टर बनाने में होता है। और सेमीकंडक्टर हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे यूज होते हैं, जैसे कंप्यूटर या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें
जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, जिनको चिप्स कहते हैं, आईसीज कहते हैं, वो सब सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। आपने सुना होगा मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर का सीपीयू अगर खोले तो उसे मदरबोर्ड मिलेगा, तो वो मदरबोर्ड जो बना होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है, दे आर सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल की प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के मामले में ये मेटल से मैच करते हैं, लेकिन जब इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाता है और मेल्टिंग पॉइंट वगैरह निकाला जाता है तो नॉन मेटल से मैच करते हैं। समझ में आया? तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं सेमी मेटल्स, या इससे भी बढ़िया टर्म है जो यूज होता है केमिस्ट्री में, उसका नाम है मेटलॉइड्स। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब आधे मेटल और आधे नॉन मेटल। तो देखिए ये जो प्रैक्टिकल चीज है ये इस रूल को सपोर्ट कर रही है कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ये एग्जांपल बच्चों समझ में आया? जल्दी बताएं। ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, गुड, सब लोग नोट कर लें। फिर एक एग्जांपल और देते हैं ग्रुप 15 का। ठीक है, लिखिए ग्रुप 15। गलत मंगा ली है। बुक गलत आ गई है, उसको फाड़ भी दिया है सब। अरे नहीं तो वापस हो जाएगी, लेकिन डिलीवरी चार्ज लगे 100 रुपए, वो नहीं वापस करेंगे, तभी अभी नहीं वापस कर रही है। क्या नहीं कर रहे? एंटीबॉडी डिलीवरी चार्ज 100 रुपए। अरे अपना ऑडियो बंद ऑफ करो भाई, क्यों आ गए? 100 रुपए बचे ना। ऑडियो ऑफ करो। चलिए यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाइए। मेटालिक कैरेक्टर तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो यही ऑर्डर आएगा मेटालिक कैरेक्टर का। यानी ग्रुप 15 में मोस्ट मेटालिक एलिमेंट कौन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, विच इज मोस्ट मेटालिक। कोई बात नहीं, ठीक है शिवम इधर ध्यान दो। विच इज मोस्ट मेटालिक इन ग्रुप 15, तो आंसर होगा बिस्मथ, बिकॉज डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और विच इज मोस्ट नॉन मेटालिक इन ग्रुप 15, तो आंसर होगा नाइट्रोजन। अब चलिए हम कुछ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दे दें। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों प्योर नॉन मेटल्स होते हैं। एंटीमनी सॉरी बिस्मथ ये प्योर मेटल होता है, और आर्सेनिक और एंटीमनी ये लोग मेटलॉइड होते हैं। तो ग्रुप 14 और ग्रुप 15 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप 16 भी बता देता हूं। ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम। इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ये तीनों नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और टेलरियम और पोलोनियम मेटलॉइड होते हैं। नोट कर लीजिए सब लोग। और आप लोगों को मैंने पीरियड नंबर 7 का भी एक एलिमेंट बताया था, लिवरमोरियम। लिवरमोरियम का सिंबल याद है, Lb। तो ये मेटल आता है। तो आप एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहे हैं। ग्रुप 14 में केवल एक नॉन मेटल था, आगे बढ़े तो ग्रुप 15 में 2 नॉन मेटल मिले,
फिर आगे बढ़े तो ग्रुप 16 में 3 नॉन मेटल मिले, फिर आगे बढ़ो तो ग्रुप 17 में FCl BRI ये चारों नॉन मेटल होते हैं। तो एक एक नॉन मेटल बढ़ता जा रहा है, ये ट्रेंड दिमाग में बैठा लो। ग्रुप 14 में 1 नॉन मेटल, ग्रुप 15 में 2 नॉन मेटल, ग्रुप 16 में 3 नॉन मेटल और ग्रुप 17 में 4 नॉन मेटल। नोट कर लीजिए। ग्रुप 17 भी बता देता हूं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। लास्ट एलिमेंट याद है सबको पीरियड नंबर 7 का? आप बताइए कौन था? टेनिसीन। यस, टेनिसीन, एकदम सही, TS टेनिसीन। तो इसमें ये 4 नॉन मेटल्स होते हैं। एस्टेटाइन मेटलॉइड होता है और टेनिसीन मेटल होता है। तो कहते हैं इनऑर्गेनिक में याद करना पड़ता है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन समझ के याद करना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे आप याद करिए कि एक एक नॉन मेटल बढ़ता चला गया है और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा विच इज मेटलॉइड इन ग्रुप 17। तो आंसर है एस्टेटाइन। और विच इज मेटलॉइड इन ग्रुप 16, आंसर टेलरियम एंड पोलोनियम। तो कौन कौन मेटलॉइड है बस ये याद कर लो, हर ग्रुप के मेटलॉइड याद कर लो, तो अपने आप ध्यान रहेगा कि ऊपर वाले नॉन मेटल्स होंगे और नीचे वाले मेटल्स होंगे। तो ग्रुप 14 में कौन मेटलॉइड है याद करिए? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ग्रुप 15 में कौन मेटलॉइड है याद करिए? आर्सेनिक एंड एंटीमनी। ग्रुप 16 में कौन मेटलॉइड है ये याद करिए? टेलरियम एंड पोलोनियम। और ग्रुप 17 में कौन मेटलॉइड है? एस्टेटाइन। अब ग्रुप 18 में आइए, तो ग्रुप 18 में आप आएंगे तो एक नॉन मेटल और बढ़ जाएगा, 4 की जगह 5 नॉन मेटल। नोबल गैसेस में तो खैर सभी लोग नॉन मेटल्स ही आएंगे। नोट कर लीजिए सब लोग, नोबल गैसेस में ना कोई मेटल होगा ना कोई मेटलॉइड होगा, नोबल गैसेस में सभी नॉन मेटल्स हैं। तो इस बात को लिख सकते हैं कि ग्रुप 18 में ऑल आर नॉन मेटल्स, क्योंकि हम लोग एकदम एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड आ गए हैं और आप सबने पढ़ा था लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। तो पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस एक